अगर जिसकी हाइट बढ़नी है वो चाहे सर पे अपने 20 किलो का कट्टा लेके पहाड़ दौड़ जाएगा, उसकी तब भी हाइट नहीं रुकेगी। आप देखेंगे यूट्यूब में कितने सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर भरे पड़े, बहुत रेयर होता है कि वो सच्चाई को दिखाते हैं। प्रोटीन लेने से किडनी डैमेज होती है, उसके अंदर कुछ ऐसी मेडिसिन मिली होती हैं जो कि आज के समय में टीबी के पेशेंट और कुत्तों को दी जाती है। क्या आपको लगता है कि ये सत्तू पीने से बॉडी बन सकती है? आपके जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको बनना बंद कर देता है, और जो आर्टिफिशियली होता है उसको ग्रोथ करता है। डायबिटीज मीठा खाने से नहीं होता, खाना, सोना और व्यायाम, ये तीनों चीज आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पोर्ट्स में हम इक्विपमेंट्स के साथ खेलते हैं, बट ये गेम ऐसा है जिसमें हम अपनी बॉडी के साथ ही खेलते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसिटी पल्स, योर डेली डोज ऑफ व्हाट्स नाउ एंड व्हाट्स नेक्स्ट। मैं हूं आपके साथ श्रेय सिंह। गाइस, इंट्रो देख के आप समझ गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन के बारे में, डाइट्स के बारे में, फिटनेस के बारे में और हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में। तो इन्हीं सभी टॉपिक्स को कवर करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर सोनू बीस्ट, हु इज़ अ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर, सर्टिफाइड डाइटिशियन एंड अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर। सो लेट्स डाइव इनटू दिस अमेजिंग पॉडकास्ट विद मिस्टर सोनू सर एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द शो। कैसा लग रहा है आपको हमारे साथ? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। तो सर, सबसे पहले हम जानते हैं कि आपने अपना फिटनेस करियर कैसे शुरू किया और कब आपने अपनी फिटनेस जर्नी को शुरू किया? देखो, कुछ ऐसा नहीं है कोई डिफरेंट कि मैं बहुत हाई प्रोफाइल फैमिली से हूँ, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। 2003 में जहाँ पे हम रहते थे वहाँ पे जिम नहीं हुआ करते थे, वहाँ पे ना 2-3 अखाड़े थे, तो हम उन अखाड़ों में जाते थे। उन अखाड़ों में जाकर ना देखते थे, वहाँ पे उस टाइम देसी पहलवान ना मतलब वर्कआउट कर लेते थे, तो मैं उन्हें देखा करता था। तो उनकी बॉडी भी बहुत अच्छी थी। उस टाइम में नेचुरल डाइट लेते थे लोग, जो आज के टाइम में आप नेचुरल नहीं रह गया। तो उन्हें देख के मुझे बड़ा मतलब लगता था कि यार काश मेरी भी ऐसे बॉडी होती। तो बस उसी टाइम से शुरू किया, फिर साथ के साथ जॉब करी, धीरे धीरे ऐसे बढ़ते गए। फिर उसके बाद जिम खुले, जिम के बाद वर्कआउट शुरू किया, फिर जिम जाना शुरू करा, तो जिम के साथ साथ जॉब भी करी। बस ऐसी नॉर्मली चीज़ थी जो कि नॉर्मल रूटीन में रहती है। तो मैं जानना चाहूँगा कि उस टाइम जब आपने शुरू किया तो आपका इंस्पिरेशन कौन था, मतलब कौन रोल मॉडल था जिसको आपने देख के शुरू किया, और अभी के टाइम पे कौन है फिलहाल आपका रोल मॉडल? देखिए, उस टाइम भी ऐसा कुछ नहीं था और आज के टाइम में भी ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मैं सोशल मीडिया से बहुत कम कनेक्ट रहता हूँ, मैं दूर ही रहता हूँ उन चीज़ों से। बाकी फ़िलहाल तो जो अभी इस टाइम में जो मेरे जिनसे मैं सीखता हूँ, जो मेरे गुरु हैं, वो मेरे बड़े भाई हैं जो मेरे को बताते हैं। और जो मेन जो जिन्हें मैं अपना बिल्कुल ख़ास रोल मॉडल समझता हूँ वो है हनुमान जी। क्योंकि जब मैं हनुमान जी को देखता हूँ या जब मैं जिम में जाता हूँ, तो जो मैं फर्स्ट सॉन्ग चलाता हूँ हमेशा मैं हनुमान जी का ही सॉन्ग चलाता हूँ, जिससे मुझे ना प्रॉपर मोटिवेशन मिलता है। अच्छा, यानी हनुमान जी है जो आपकी स्ट्रेंथ का असली कारण है, जो जिनसे आपको स्ट्रेंथ मिलता है और वहाँ से आप अपनी फिटनेस जर्नी को शुरू करते हो। तो सर, मैं जैसा भी आपने बताया सोशल मीडिया के बारे में कि आप सोशल मीडिया पर काफ़ी कम एक्टिव हो, पर आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस भी है। मैंने आपकी देखी है, आपकी इंस्टा प्रोफाइल, तो आप लोगों को वहाँ पे भी गाइड करते हो सोशल मीडिया के बारे में। सोशल मीडिया पे आप बताते हो लोगों को किस तरह आपको फिट रहना है। तो मैं जानना चाहूँगा सर, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि आप किस तरह अपने जो आजकल के जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो फिटनेस से रिलेटेड वीडियोज़ डालते हैं, तो उसका मैं सच जानना चाहूँगा कि कितने लोग ऐसे हैं जो थोड़ा सा सच्चाई दिखाते हैं और कितने ऐसे हैं जो थोड़ा सा मतलब आपको गुमराह करते हैं, काइंड ऑफ लोगों को जो ऐसी चीज़ें बताते हैं जो लोग के काम की नहीं है। क्योंकि आप एक सर्टिफाइड डाइटिशियन हो तो आपको पता होगी वो सारी चीज़ें कि क्या क्या चीज़ें सही है या नहीं, तो वो मैं जानना चाहता हूँ। देखो, मोस्टली आप देखेंगे यूट्यूब में कितने सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर भरे पड़े, ठीक है, जो कि बहुत रेयर होता है कि वो सच्चाई को दिखाते हैं, ठीक है। वो उसे अपने व्यू बढ़ाने के लिए कमेंट लाइक, जो कि आजकल यूट्यूब में चल रहा है, ठीक है, वो आपको पता है। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको अच्छी गाइड देते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप प्लीज़ उन वीडियोस को फॉलो करें, उन वीडियो को ना देखें जिनसे आपको कुछ नहीं मिलता, ज़ीरो। जैसा हमारे ये जो सोशल मीडिया पे है, जिन्होंने बताया था कि आप मैगी खाओ, मैगी खा के बॉडी बनाओ, और अभी के टाइम पे जैसे वो अभी जो उनकी करंट बॉडी फिजिक है वो उसको एक्सपोज कर रहे हैं, वो दिखा रहे कि क्या क्या जिम जाने के बाद उनके स्टेरॉइड्स की वजह से साइड इफेक्ट्स हुए। तो उनके बारे में आपका क्या कहना है, जो ऐसे फेक इन्फ्लुएंसर्स है तो मतलब लोगों को थोड़ी सी गलत साइड की चीज़ें दिखाते हैं? एक्चुअली क्या था, जिस टाइम में उन्होंने ये बोलना शुरू किया था ना कि आप मैगी खाओ, मैगी से बॉडी बनाओ, 6 पैक बनाओ, तो उस टाइम भी उनका लोगों ने मजाक उड़ाया था, ठीक है, ठीक है। वो जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे थे यूट्यूब में, प्रॉपर जो उनकी
व्यू बढ़े, उनके जितने फॉलोवर्स हैं वो उनको फॉलो करें उन चीज़ों को लेके। तो उस टाइम उनका मजाक उड़ाया गया। और आज की डेट में जब वो बोल रहे हैं ना कि भाई स्टेरॉइड लेने से किडनी फेल हो सकती है, स्टेरॉइड लेने से लीवर खराब हो सकता है, तो वो लोग ना आज भी उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई ये बंदा आज भी फेक है। यार आप एक चीज़ देखो, अगर इंसान ने पहली वीडियो बनाई अपने फॉलोवर्स व्यू को बढ़ाने के लिए, तो वो देखो कि वो सच्चाई भी बता रहा है कि भाई मैंने इंजेक्शन लिए, मैंने स्टेरॉइड लिया और आज मेरे को उसकी वजह से ये दिक्कत हो गई। ठीक है, तो लोग आज भी उनका मजाक उड़ा रहे हैं, बट अगर देखा जाए तो वो अब सच्चाई दिखा रहे हैं। मेरे को ऐसा लगता है ना कि जैसे वो शेर वाली कहानी है ना कि गांव में शेर है, तो वो इमेज उनकी इस तरह से बन गई है ना कि वो जो भी बोल रहा है वो गलत ही बोल रहा है। तो वो वाला सीन है उनके साथ, क्योंकि उन्होंने अपने टाइम पे ना बहुत इस तरह की कंट्रोवर्शियल चीज़ें करी है, तो लोग उनको सच लेते नहीं है। तो मैं जानना चाहूँगा कि बॉडी बिल्डिंग में क्या सही में रोल है स्टेरॉइड्स का? देखो मैं तो हर किसी को यही सजेस्ट करूँगा कि वो स्टेरॉइड का यूज़ ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर आज की डेट में जो स्टेरॉइड ले रहे हैं, जो सही तरीके से ले रहे हैं, वो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है। बट आप देखेंगे आज के टाइम में कोई भी जिम ट्रेनर बन जाता है, चाहे वो भले उसका दोस्त हो, तो वो उसको सजेस्ट कर देता कि भाई तू ये वाला इंजेक्शन ले, तू ये वाला ले, इससे तेरी बॉडी बनेगी, इससे तू तगड़ा हो जाएगा। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब ख़तरनाक चीज़ है। सर मैं थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में जानना चाहूँगा कि स्टेरॉइड्स बेसिकली करता क्या काम है? जब हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है, वो क्या करता है हमारे मसल्स में? देखो बेसिकली क्या होता है, हमारे बॉडी में ना जो मेल हार्मोन्स होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है। जो जितना टेस्टोस्टेरोन लेवल आपकी बॉडी का अच्छा होगा उतना आपका मसल ग्रोथ करेगा। मगर क्या होता है, नेचुरली हमारी बॉडी में 40 to 50% बनता है, मगर जब हम वो इंजेक्ट करते हैं, कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जब वो आप इंजेक्ट करोगे ना तो वही आपका आर्टिफिशियली ना कम से कम 100 से 200% तक आपको ऊपर ले जाता है। ठीक है, मगर वो देखो अगर आपके जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको बनना बंद कर देता है, और जो आर्टिफिशियली होता है उसको ग्रोथ करता है। तो कहीं ना कहीं आप जाके देखेंगे, आप रिसर्च करोगे तो उसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। तो ये रूल है मतलब बेसिकली, तो हर एक बॉडी बिल्डिंग में स्टेरॉइड्स का रोल होता है। सर अभी आपने बताया स्टेरॉइड्स के बारे में, तो क्या इसके बाद कोई प्रोसेस होता है कि किस तरह से जो स्टेरॉइड्स हमारी बॉडी में आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा रहे हैं, उसके बाद जब हम उसका यूज़ नहीं कर रहे तो वापस रिकवर कैसे होगी बॉडी, ठीक कैसे कर सकते हैं उसको बोला जाता है PCT, पोस्ट साइकिल थेरेपी। ठीक है, वो क्या होता है, जब कोई भी एथलीट अगर वो अपनी गेम के लिए प्रिपरेशन करता है, 3 से 4 महीने की जो कि साइकिल चलती है, स्टेरॉइड साइकिल, तो उसमें क्या होता है हमारे जो मेल हार्मोन्स होते हैं ना वो अनबैलेंस हो जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि जहाँ आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल 50 हो रहे हैं वहाँ आपके 100-150 हो गए, तो वो आर्टिफिशियल ही है, कहीं ना कहीं तो आपको एक साइड इफेक्ट हो ही रहा है। तो वो हम करते हैं PCT, पोस्ट साइकिल थेरेपी, आफ्टर कॉम्पिटिशन के बाद, तो वो हमारे हार्मोन्स को वापस बैलेंस में कन्वर्ट कर देता है। सर जब भी कोई बॉडी बिल्डिंग करता है तो उसको कितने स्टेरॉइड्स लेने पड़ते हैं, क्योंकि आपने बताया कि ये लंबा प्रोसेस होता है, तो एक प्रॉपर साइकिल में कितने उसमें स्टेरॉइड्स का यूज़ होता है और कितनी इसकी कॉस्टिंग पड़ती है? काफ़ी एक्सपेंसिव स्पोर्ट होता होगा ना। देखो हम एक कैलकुलेट नहीं कर सकते कि एक बॉडी बिल्डर को कितना समय लगेगा प्रिपरेशन करने में, क्या, क्योंकि जो पुराने बॉडी बिल्डर हैं जो काफ़ी टाइम से बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, उनकी मसल मैच्योरिटी बहुत अच्छी होती है, जो कि जब वो प्रेप करते हैं तो 2 से 3 महीने में वो रेडी हो जाते हैं। मगर एक आप नए किसी बच्चे को लेके चलोगे कि भाई कि अब मुझे इसको प्रेप करानी है, तो उसको ज़्यादा लंबा समय लगता है। तो इसकी कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं कि हम इतने समय में हम उसको रेडी कर सकते हैं। मतलब सबका अलग अलग होता है, अलग अलग। हाँ। और इसका एक इंजेक्शन कितने तक का होता है वो? देखो ये काफ़ी महंगी कॉस्ट है इसकी। इसका एक इंजेक्शन 1000 से लेके 50-50 हज़ार तक की भी है, इसकी कोई कॉस्ट की लिमिट नहीं है। अच्छा हाँ। तो क्या मतलब लड़कियां भी लेती हैं? अगर जो लड़कियां बॉडी बिल्डिंग कर रही हैं प्रॉपर, तो शायद वो भी लेती होंगी स्टेरॉइड्स। देखो बिल्कुल आज के डेट में आप देखो कि बॉडी बिल्डिंग फीमेल्स भी होती हैं, ठीक है, और उनको मसल डेवलप करने के लिए हार्मोनल इंजेक्शन दिए जाते हैं जो कि होते हैं टेस्टोस्टेरोन को, बिकॉज आपको पता है कि फीमेल्स प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करती है और मेल टेस्टोस्टेरोन, तो ऑब्वियस सी बात है मसल ग्रोथ तो आदमी का ही होगा, औरत का तो होगा नहीं। तो उस कंडीशन में औरत को हम टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन देते हैं, ठीक है। उसके बाद उसका जो नेचुरली जो प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस होता था वो बंद होकर टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होता है, मगर इसके जो साइड इफ़ेक्ट है वो बहुत नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट नहीं है, वो बहुत
खतरनाक और बहुत होता है। गंदे वाले साइड इफेक्ट होते हैं। जैसे फर्स्ट साइड इफेक्ट होते हैं कि इनकी वॉइस चेंज हो जाना, भारी आवाज़ हो जाएगी, बहुत भारी आवाज़ बोलेंगे। दूसरा, उनकी हेयर ग्रोथ, उनकी शेव और मूछें भी आने लग जाएंगी। तो यानी हमारी क्लास की लड़कियाँ स्टेरॉइड्स पे थी, वो सारी हो सकती है। ठीक। तो मतलब लड़कियों के लिए कोई अलग से स्टेरॉइड्स नहीं आता, नहीं। जो भी, क्योंकि प्रोसेस ये टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने का, हाँ। तो वो एक ही तरह से होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बॉडी बिल्डिंग की, क्योंकि आपने भी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स काफ़ी सारे लड़े हैं, नेशनल लेवल तक के भी लड़े हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ वो प्रोसेस क्या रहता है, और जो आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हो अपनी, तो मैं पूरा प्रोसेस जानना चाहता हूँ कि आप उसमें अपनी रूटीन क्या रहता है आपका, किस तरह से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, क्या क्या स्टेजेस होते हैं, वो आप एक बार थोड़ा सा। तो अभी हाल ही में मैंने कंपटीशन की प्रिपरेशन की थी। मैं मिस्टर दिल्ली भी खेला, अच्छा, मिस्टर नॉर्थ इंडिया भी खेला, ओपन दिल्ली चैम्पियनशिप भी खेला, जिसमें मेरा गोल्ड ही आया। और जो मेरी प्रिपरेशन होती है वो होती है 3 से 4 महीने की, जिससे मैं स्टार्टिंग में मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं नेचुरली तरीके से अपने जितना हो सके उतना मैं बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, जो कि मैं कुछ भी ऐसे स्टेरॉइड वगैरह यूज़ नहीं करता। हाँ, मगर एक हद तक ऐसी कंडीशन आई थी एंड में कि हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सभी को मालूम है बॉडी बिल्डिंग विदाउट स्टेरॉइड गेम नहीं है, तो इस बेस से लेनी पड़ती है। मगर जो मेरा डेली का रूटीन है वो और उससे बिल्कुल अलग था, क्योंकि मैं जॉब भी करता हूँ। ठीक है, मैं सुबह जिम जाता था 3:30 बजे, 3:30 बजे फिर आता था, फिर नहाता था, धोता था, फिर उसके बाद ऑफिस जाता था, फिर ऑफिस जाके मैं फिर वापस आता था, फिर मैं पीटी देता था, पर्सनल ट्रेनिंग, उसके बाद फिर मैं अपना वर्कआउट करता था, तो मुझे 10 बज जाते थे। 10 बजे के बाद फिर मैं अपनी मील लेता था, जिस मेरी मील में ओनली चिकन होता था, बॉइल्ड चिकन खाता था। उसके बाद मैं फिर सो जाता था, 11 बजे सोता था मैं, 2 बजे फिर उठ जाता था। बेसिकली मेरी जो कंपटीशन में जो मेरी एक रूटीन रहता है ना, वो मेरा जो सोने का रूटीन है वो 3 घंटे से ज़्यादा का नहीं होता, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब हेडेक होता है। तो 3 घंटे की नींद, जैसा नींद तो बहुत ज़रूरी है ना, अगर आप एक कंपटीशन लड़ रहे हो या फिर अगर आप वर्कआउट भी कर रहे हो तो रेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। 3 घंटा इनफ कैसे था आपके लिए उस समय? देखो, नींद लेनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, वो तो कहीं ना कहीं मेरी मजबूरी है कि मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती। मगर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आपको मसल को ग्रोथ करना है ना, रिलैक्सेशन लाना है, तो वो आपको उसके लिए नींद बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ठीक है। तो अलग अलग स्टेजेस थे आपके भी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स के, तो आप 7 से 8 कॉम्पिटिशन्स लड़ चुके हो। तो ये तो बताया सर आपने रूटीन के बारे में कि आप काफ़ी एक्टिंग शेड्यूल हो चुका था। तो ये आपने लास्ट 5 महीने या 6 महीने से आपने जब शुरू किया था, तो आप उसके साथ कर रहे थे कि नॉर्मल डाइट पे थे। फिर उसके बाद जब आपने लास्ट 1 महीना होगा जब तो आपने जॉब छोड़ी होगी, या फिर फुल टाइम रेस्ट लिया था, जब भी आपको उसी तरह चल रहा था? नहीं, मेरा सेम जैसा रूटीन था उसी रूटीन में पहले भी चल रहा था, आज भी सेम रूटीन है मेरा। तो फिर आपने डाइट क्या फॉलो करी थी उस समय? उस टाइम सभी को पता है कि सारा बॉयल चलता है फूड, चाहे वो सैलड है, चिकन है, तो बस ये है कि आप कंपटीशन ख़त्म हो गए हैं तो उसके बाद आप सब कुछ खाए रहे। बस एक कोशिश यही करते कि हम मीठा को अवॉइड करें, मीठा बिकॉज स्लो पॉइजन है। सर, बॉडी बिल्डिंग के बारे में अभी हमने जान लिया कि क्या क्या पॉजिटिव साइड्स है, क्या क्या नेगेटिव साइड्स है, बट मैं जानना चाहूँगा थोड़े से कुछ अंदर की सच्चाई। जैसे आप 4-5 बार बॉडी बिल्डिंग कर चुके हो, एक नेशनल लेवल तक भी आप लड़ चुके हो, तो क्या जो नया टीनेजर है जो 17-18 साल का है, लोगों को देख के इन्फ्लुएंस हो रहा है, क्या उसके लिए ठीक है बॉडी बिल्डिंग में आना, अपने ज़िंदगी का क्रूशियल टाइम लगाना? तो क्या इसको आप करियर की तरह भी ऑप्ट कर सकते हैं? देखो, अगर आप बॉडी बिल्डिंग की बात करते हो या नॉर्मली आप अपनी फिजिक मेंटेन करना चाहते हो, तो उन दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो ना, तो ये थोड़ा रिस्की गेम है, क्योंकि बिकॉज क्या होता है, और स्पोर्ट्स में हम इक्विपमेंट्स के साथ खेलते हैं, बट ये गेम ऐसा है जिसमें हम अपनी बॉडी के साथ ही खेलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है उसके बाद क्या होता है, सिर्फ इसमें फेम है। अगर कोई बॉडी बिल्डिंग है तो फेम है, रिकवरी नहीं है। मतलब आपने जितना पैसा लगाया ना, उसका 5% भी आपको नहीं मिलता। और फिर दूसरा क्या होता है, आप इतनी प्रिपरेशन करके जाते हो, कंपटीशन खेलने जाते हो, वो जो फाउंडेशन होती है, आप गए और वो फाउंडेशन आपको जानती नहीं है, भले ही आपकी बॉडी कितनी अच्छी हो, बट वो कोशिश क्या करते हैं वहाँ पे कि अपने फाउंडेशन में से ही कोई ना कोई लड़का निकाल के उन्हीं को जिताते हैं। तो ये अक्सर होती है ये चीज़ें, मतलब फेवरेटिज्म वाला, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, ये उस सेक्टर में भी है, फिटनेस इंडस्ट्री में भी है। आपने अपना पहला कंपटीशन किस एज में लड़ा था? देखो, मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ 2003 से, ठीक है। उस टाइम मेरी एज अराउंड बता नहीं सकता, बट मैं अभी बता सकता हूँ, मेरी एज है 40 ईयर्स, ठीक है, काफ़ी है। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसकी वजह से मैं कंपटीशन नहीं खेल पाया, ठीक है। मैंने ट्रेनिंग दी खुद से बॉडी बिल्डिंग की, बट मैं कंपटीशन नहीं खेला। हाल ही में मैंने फ़िलहाल तो 2023 और 2024 ही मैंने कंपटीशन खेलने शुरू करे। अच्छा, तो अभी आपने बताया आप 40 साल के हो, तो आप 40 साल के हो और 20 साल से आप
पिछले कॉम्पिटिशन्स लड़ रहे हो, आपने इस एज में इतनी अच्छी फिजिक बनाई है जो कि लोग नॉर्मली नहीं बना पाते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे आजकल के टाइम पे हमने देखा है बहुत सारे लोगों को 25 से 30 की एज में ही उनसे फिटनेस नहीं संभल रही, मतलब लोग अपनी हेल्थ को लेके उतना वो नहीं है, लोग बाहर की चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, हेल्थ कॉन्शियस नहीं है उतने। तो 25 से 30 साल की एज में आजकल हार्ट अटैक के केसेस बहुत आ रहे हैं। तो मैं वो रीज़न जानना चाहूँगा कि ऐसा क्या है रीज़न कि किस वजह से उनको इतने हार्ट अटैक्स आ रहे हैं और क्या है वो? देखो, जो मेन रीज़न है ना वो है हमारा लाइफस्टाइल, ठीक है, जिसमें हम क्या खा रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, वो हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल ख़राब है। सर बॉडी बिल्डर्स को देख के और जितने भी जिम एंथुजियास्ट हैं उन सभी को देख के आजकल सोशल मीडिया इतना ज़्यादा चल रहा है, हर एक बच्चा 15-16 साल में ही मोटिवेटेड है कि मेरे को 10वीं का एग्ज़ाम देते ही मेरे को जिमिंग करनी है, मेरे को 12th करते ही मेरे को जिम करनी है। तो एक राइट एज क्या है अपनी जिम या फिर वर्कआउट शुरू करने की? देखो, जो एक पर्टिकुलर जो सही समय है ना वो है 18 साल, क्योंकि उसमें एटलीस्ट आपकी स्टडी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही जाती है, जिसमें आप स्कूल पास आउट कर जाते हो, आप कॉलेज में जब जाना शुरू करते हो तो ऑब्वियस सी बात है आप सोचोगे कि चलो यार मेरी फिजिक बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना। तो 18 साल एक बेस्ट एज है बॉडी बिल्डिंग शुरू करने की। तो सर अर्ली एज में जिम शुरू करना क्या कोई नुकसान दे सकता है कि उनकी ग्रोथ रुक जाए, उनकी हाइट रुक जाए? क्योंकि लोगों को बहुत बड़ा मिथ है कि भाई जल्दी जिम जाओगे हाइट रुक सकते हैं, तो क्या कहना आप? देखो, ऐसा नहीं होता कि जिम जाने से हाइट रुकती है। अगर जिसकी हाइट रुकनी है, चाहे वो जिम करे या ना करे, और रुकेगी तो रुकेगी। अगर जिसकी हाइट बढ़नी है, वो चाहे सर पे अपने 20 किलो का कट्टा लेके पहाड़ दौड़ जाएगा, उसकी तब भी हाइट नहीं रुकेगी। रुकेगी। अच्छा, तो यानी जिम का इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। अभी जैसे हम बात कर रहे हैं यंगस्टर्स की, टीनेजर्स की, और यंगस्टर्स में सबसे बड़ा डाउट है प्रोटीन को लेके कि क्या प्रोटीन लेना सही है? तो इस पर क्या कहना है आपका? प्रोटीन लेने से किडनी डैमेज होती है, ये मैंने सुना था लोगों के मुंह से, ठीक है, कि किडनी खराब Damage हो होती है सकती प्रोटीन लेने से। बिकॉज ये लोगों का मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोटीन एज अ मिल्क, ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि भाई 2 किलो दूध पी लो, तो ऑब्वियसली बात है आप उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। तो जो 2 किलो दूध होता है ना, उसकी अगर आप एक क्वांटिटी देखोगे प्रोटीन की, तो वो एक स्कूप में मिलता है। तो ऑब्वियसली बात है जो दूध को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, वो प्रोटीन को भी नहीं कर पाता। इसका रीजन क्या है? डाइजेशन सिस्टम। तो इसलिए वो इजी टू मूव होता है कि आपने प्रोटीन लिया, पिया और आप वर्कआउट करके आए, आपको पूरी रिकवरी, मतलब नुकसान नहीं है उसका होता कोई, भी है। बट ले सकते हो अगर आप, क्योंकि प्रोटीन वो ले दे के बस आपका प्रोटीन इंटेक ही पूरा कर रहा है ना दिन का, तो वो गलत नहीं है किसी भी तरह से। पर गेनर्स है, सप्लीमेंट्स है, क्योंकि 3 अलग अलग चीज़ें होती है, मैं वो जानना चाहता हूँ कि तीनों में फ़र्क क्या है? क्रिएटिन है, गेनर है, प्रोटीन है, या फिर सप्लीमेंट है, वो सप्लीमेंट्री, तो इन तीनों में फ़र्क क्या है? देखो, प्रोटीन हमारा सप्लीमेंट है जो हम पूरे साल ले सकते हैं, ठीक है। क्रिएटिन है हमारी बॉडी का वाटर रिटेंशन बढ़ाता है, बस उसकी जो एक टाइम पीरियड होता है लोगों को पता नहीं है, वो 2-2, 3-3, 4-4 महीने तक लेते हैं, बट वो जो बेसिकली अगर लिया जाता है वो 45 डेज तक लिया जाता है। अब बात आती है गेनर की। कुछ लोग आपने देखेंगे बच्चे आते हैं नई जिम में, पतले होते हैं, तो उन्हें उठा के क्या देते हैं, लो भाई आप गेनर खाओ, और गेनर खाने के बाद क्या होता है, वो मोटा होने लग जाता है, ठीक है। उसका जो रीज़न होता है ना, अभी जो लोगों को लग रहा है कि हम गेनर खाने से अपना वजन बढ़ाएंगे, तो वो बेसिकली गेनर के अंदर कुछ जो लोकल गेनर है, आपको ये मालूम नहीं होगा, उसके अंदर कुछ ऐसी मेडिसिन मिली होती हैं जो कि आज के समय में टीबी के पेशेंट और कुत्तों को दी जाती है। अच्छा, हाँ, उस टैबलेट का नाम है डेक्सोनासिप्लेक्सिल। अच्छा, हाँ, जो कि आप अगर केमिस्ट से परचेज करोगे तो मुश्किल से आपको वो टैबलेट मिलती है 50 से 60 रुपए की, ठीक है। और वो आज की रेट में लोग जो नकली गेनर बना रहे हैं, जो बच्चों को दे रहे हैं, तो उसमें वही दवाई मिली हुई है। तो मैं तो यही कहूँगा कि वो सिर्फ आपकी भूख खोलती है, और भूख खोलती तो आप 24 घंटे खाते हो, तो वो खाने से आपका वजन बढ़ रहा है, ना कि उस पाउडर से भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो मैं कोशिश ये क्या हुआ कि भाई आप गेनर ना लेने की बजाय ना आप नेचुरल डाइट को फॉलो करें और टाइम टू टाइम रूटीन उसका कंटिन्यू रखें। एटलीस्ट आप अगर खाना खाते हो तो जैसे हमारे 3 टाइम की मील होती है, हम करते हैं ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ठीक है। तो कोशिश करो कि आप ना 6 टाइम की मील कर दो। हर 2 घंटे बाद आपको प्रोटीन इंटेक करना है, हर 2 घंटे बाद आपको कार्बोहाइड्रेट लेना है, तो वो आपका डेली रूटीन में आपका मसल भी ग्रोथ करेगा और आपका बॉडी वेट भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ऐसी कौन कौन सी डाइट है जो हम ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू, जो एक गुड नेचुरल डाइट है, वो आप मेरे को कुछ 4-5 पॉइंट उसमें बता दीजिए। देखो क्या होता है कि अब यहाँ बात आती है कि भाई एक बंदा
वेजिटेरियन है, दूसरा बंदा नॉन वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन को तो चलो कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, वो आलू से भी ले सकता है, दही से भी ले सकता है, केले से भी ले सकता है, हर किसी से ले सकता है। अब बात आती प्रोटीन की। अब वो वेजिटेरियन बंदा है, वो तो चिकन खा नहीं सकता, अंडे खा नहीं सकता, तो उसके लिए उसका जो सब्स्टिट्यूट होता है वो क्या होता है? प्रोटीन। तो हम उसे प्रोटीन सजेस्ट कर सकते हैं। मगर कुछ लोगों का मिथ है कि प्रोटीन से ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिनसे किडनी लीवर फेल हो जाते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जो नॉर्मली अगर वेजिटेरियन बंदा है तो वो यूज़ कर सकता है प्रोटीन, ऐसा कुछ नहीं, नेचुरल डाइट में जैसे जो नॉनवेज वाले हैं वो तो चिकन खा लेंगे, फिश खा लेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो वेज वाले हैं उन लोगों के लिए ऐसे क्या 4-5 चीज़ें हैं जो वो खा के अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकते हैं, एक हेल्थी डाइट जो अच्छा ऑप्शन रहे? देखो मैं सच्चाई बताऊँ, जो लोग आज की डेट में यूट्यूब में बता रहे कि आप ये खाओ, पनीर खाओ, हाँ। आप सत्तू पियो, आप फलाना खाओ, ढिमकाना खाओ, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। बेसिकली जो आपकी नेचुरल डाइट होती है, आप नेचुरल डाइट को फॉलो करें, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है। ठीक है। हाँ। तो जैसे अभी आपने बताया कि आलू खाओ, सत्तू खाओ, सत्तू और आलू क्या ये भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं या फिर ये ठीक है हमारी बॉडी के लिए? देखो ये नेचुरल चीज़ें हैं। क्या आपको लगता है कि ये सत्तू पीने से बॉडी बन सकती है? अगर सत्तू पीने से बॉडी बनती तो दुनिया में जितने भी लड़के हैं ना, वो बिना सप्लीमेंट के बॉडी बना लेते। ठीक है, आलू से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, सत्तू अगर आप नेचुरली ऐसे ही पियोगे ना, आपका पेट खराब हो जाएगा। और ऐसे बहुत से इन्फ्लुएंसर्स हैं आज के टाइम पे, काफ़ी बड़े जाने माने इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कहते हैं कि सत्तू पियो। देखो उनको डाइट में सत्तू को इस तरह से इंक्लूड करा रहे जैसे रोटी साथ सब्जी, मतलब इस तरह से वो इंक्लूड कर रहे जैसे बहुत नेसेसरी पार्ट हो, तो सही नहीं है वो सत्तू भी। देखो उसका कोई बेनिफिट नहीं है तो उसका कोई नुकसान भी नहीं है। अच्छा, नुकसान नहीं है बट वो बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट नहीं है। तो इससे मतलब जैसे हम चने खा रहे हैं, चने से ही सत्तू बन रहा है, तो हम सूखे चने खाने के बजाय अगर हम उसको जो काले चने होते हैं उसको अगर हम वैसे स्प्राउट्स निकाल के खाए तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि चीज़ों को चबा के खाने में जो बेनिफिट मिलता है वो आपको घोल के पीने में नहीं मिलता। अब मैं जानना चाहूँगा सर वर्कआउट के बारे में, थोड़ा सा वर्कआउट से रिलेटेड बात कर लेते हैं हम कि एक आइडियल टाइम क्या होता है वर्कआउट का, कि सुबह जाना चाहिए वर्कआउट पे या फिर शाम को जाना चाहिए? लोगों का बहुत बड़ा मिथ है। देखो लोगों को कभी कभी ऐसा लगता नहीं कि भाई सुबह उठ के जाएंगे तो हमारी बॉडी पंप नहीं होगी या हमारे को ग्रोथ नहीं मिल पाएगी, शाम को जाएंगे तो हमारे फुल पावर होती है। बेसिकली जो एक सही समय होता है वो होता है मॉर्निंग का, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आपके जो डेली रूटीन में जो लोगों के पास जो टाइम है ना वो सिर्फ इतना ही होता है कि भाई सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक, उसके बाद पूरी लाइफ बिजी, ऑफिस के बाद घर के काम, घर फिर शाम को हैट्रिक होता है इतना आने के बाद, उसके बाद 4 काम और निकल जाते हैं, फिर क्या होता है वर्कआउट स्किप हो जाता है। तो पूरी दिन की भाग दौड़ में शाम तक इतनी एनर्जी रह नहीं जाती कि वो शाम को ढंग से वर्कआउट करेंगे। सुबह अपना वर्कआउट करो मॉर्निंग का, अच्छे से मील लो, जिसमें मील में हमेशा ये हो जाता है कि आप जो मॉर्निंग की मील ले रहे हो ना वो आप हैवी मील लो, दबा के खाओ। ठीक उसी की जो आप लंच की मील लेते हो उसमें आप नॉर्मल खाओ, शाम की जो मील होती है डिनर की उसमें और कम कर दो। मतलब तीनों टाइम की जो मील में डिफरेंस होना चाहिए, अलग अलग। हाँ, सुबह फुल्ली लोडेड, दिन में कम, उसके शाम को उसके बाद कम। तो बेसिकली जो वर्कआउट है वो मॉर्निंग का ज़्यादा बेटर रहता है ताकि वो डाइजेस्ट भी अच्छे से हो जाए। ठीक है। और एक आइडियल टाइम क्या होता है वर्कआउट का, जैसे कितना, जैसे लोग 2-3 घंटे कर रहे हैं, जो एक नॉर्मल अगर कोई फिजिक बना रहा है, सपोज मैं अगर नॉर्मल जिमिंग कर रहा हूँ, तो एक आइडियल टाइम कितना होना चाहिए वर्कआउट का जो मेरे शरीर के लिए इनफ है और उससे हम मेरे को रेगुलर गेन्स आने लगे? ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं आधे घंटे का कार्डियो भी करते हैं, फिर वेट ट्रेनिंग करते हैं, मगर जो बेसिकली जो एग्जैक्ट टाइम है वो है 1.5 घंटा, ताकि आप 1 घंटा वेट ट्रेनिंग करो, आधे घंटे की आप कार्डियो करो। और एक और चीज़ जो थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है लोगों का, कटिंग और बल्किंग को लेकर, कि जैसे जब आप बल्किंग कर रहे हो तो उस टाइम ज़्यादातर जिम ट्रेनर से कहते हैं कि अगर आपको वो लेके आना है, 6 पैक्स लेके आना है हमने, तो पहले बल्क पे ध्यान दो, पहले बल्क कर लो, उसके बाद कटिंग करना। मेनली किसी भी बिगिनर को ये नहीं कहते कि तुम साथ साथ करो, तो क्या वो ठीक है? देखो साथ कर सकते हैं हम। बेसिकली क्या होता है, जो ऑलरेडी स्किनी है उसकी बॉडी में तो फैट है नहीं, तो उसके एब्स जल्दी निकल जाएंगे। जो ऑलरेडी जिसकी बॉडी फैट है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा मोटा है, तो अभी से बात उसमें समय लगेगा। और जो कहने वाली बात होती है कि भाई पहले आप गेन करो, पहले वो लंबा प्रोसेस हो गया, पहले आपने गेन किया, फिर उसमें समय बर्बाद, उसके बाद आपने फिर लीन करा। तो आप कोशिश कीजिए अच्छी डाइट लो, आप अपना मसल को इम्प्रूव करो, फैट को मत बढ़ाओ, आप अपने मसल को गेन करो, इम्प्रूव। तो कोशिश यही करो कि साथ के साथ दोनों चीज़ें चलती रहे। ठीक है सर, अब बात कर लेते हैं थोड़ी डाइजेशन के बारे में।
कि किस तरह हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं और एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं, वो आप थोड़ा सकते हो। देखो अब बात आई डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम 100 में से 50 लोगों का लीवर खराब होता है। उसका रीज़न ये है उसका लाइफस्टाइल, ठीक है, कि जो बाहर के फास्ट फूड खा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद उनका सोने का टाइम सही नहीं है, उठने का टाइम सही नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से जो आज के डेट में लोग कह रहे हैं कि भाई डायबिटीज़ हो रहा है। भाई डायबिटीज़ मीठा खाने से नहीं होता। पहले के लोग देखे थे आपने, पहले के लोग कितना मीठा खाते थे, हाँ सोच मीठा खाते थे, उसके बाद उनका काम बहुत ज़्यादा होता था, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती थी। अब लोग क्या करते हैं, उनके पास फिजिकल एक्टिविटी कम है, ठीक है, काम ज़्यादा है, खाना उतना ही है, खाना उतना ही है, स्ट्रेस लेवल बढ़ गया, नींद नहीं आई, नींद भी पूरी नहीं, तो उस वजह से क्या है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। ठीक है, तो मैं यही बोलूँगा कि भाई आप कोशिश करो कि फास्ट फूड अवॉइड करो, ठीक है। और रही बात दोबारा से मैं बताऊँगा शुगर की, तो आप देखोगे ना, आप अपने भी देख लेना एरिया में कि आपके एरिया में 2 घर छोड़ के एक डायबिटीज का पेशेंट मिलेगा। उसका रीज़न ये है कि वो बहुत मीठा खाता था। उसका रीज़न ये है कि भाई उसका जो लाइफस्टाइल है ना वो डिस्टर्ब है। क्योंकि आज की डेट में जो 3 चीज़ें हैं ना, जैसे हम पहले क्या करते थे, हम पहले खाना ज़रूरी था और सोना ज़रूरी था। आज की डेट में तीसरी चीज़ स्टार्ट होती है व्यायाम, ठीक है, चाहे वो आप जिम जाओ या जॉगिंग करो, कुछ भी वॉटर कुछ भी कर सकते हो, मगर आपके लाइफस्टाइल में तीसरी चीज़ जो आज के टाइम में जुड़ चुकी है, जो डॉक्टर भी नहीं बोलता आपको, डॉक्टर सीधा आपको बोलेगा भाई दवाई खाओ, हाँ ठीक है। तो मैं यही क्या होगा, खाना, सोना और व्यायाम, ये तीनों चीज़ आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर पॉडकास्ट करने में काफ़ी मज़ा आ रहा है और अभी हम पहुंच चुके हैं अंतिम पड़ाव पर। पॉडकास्ट को एंड करना है, पर उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा एक मोटिवेशन मंत्र जो आप हमारे यूथ के लिए या फिर जो भी टीनेजर्स है, बॉडी बिल्डर्स है, सबके लिए एक मोटिवेशन मंत्र क्या होगा आपके हिसाब से? देखो जो आज की लाइफस्टाइल है ना, यूथ आधे से ज़्यादा नशे की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो कोशिश करो कि नशा ना करें। और जो लोग कहते हैं कि बॉडी बिल्डिंग या जिम जाने से कुछ नहीं होता, एटलीस्ट आपकी डेडिकेशन बढ़ती है। आप सुबह उठ के जिम जाते हो, आप डाइट को फॉलो करते हो जिससे आपका स्वास्थ्य बना रहता है, आपको डिसिप्लिन समझ में आ जाता है। क्योंकि जब आप जिम जाते हो उसके बाद आप डाइट भी फॉलो करते हो, तो उसके साथ साथ आपके बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डेली रूटीन में चेंज हो जाती हैं, जिससे आपका माइंड जो रहता है वो हमेशा क्रिएटिव और डेवलप रहता है, ठीक है। इधर उधर की चीज़ें, आपको जो गलत चीज़ों की संगत होती है उससे आदमी दूर होता है। हाँ। तो कोशिश करो कि जिम जाओ, वर्कआउट करो, ज़रूरी नहीं जिम जाओ, आप व्यायाम भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच सर, आपके साथ पॉडकास्ट करके सही में मेरे को बहुत कुछ जानने को मिला, सीखने को मिला और बहुत ही वैल्यूएबल इंसाइट्स आपने हमारे ऑडियंस को दिए। थैंक यू सो मच सर। तो गाइज़ ये था एक ज़बरदस्त पॉडकास्ट हमारा फिटनेस को लेकर, जहाँ पे हमने बात करी डाइट्स के बारे में, हमने फिटनेस के बारे में बात करी, हमने बॉडी बिल्डिंग कल्चर जो है उसके बारे में जाना कि किस तरह एक बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन होता है, किस तरह से आपको अपनी प्रिपरेशंस करनी होती हैं एंड ऑल। तो काफ़ी लंबा पॉडकास्ट था, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा इस पॉडकास्ट के ज़रिए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपका इस वीडियो में फेवरेट पार्ट कौन सा था। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।